एक राजा होता है जो कि इथाका राज्य पर राज करता था। उसका नाम था ओडिसियस। वह अपनी बहादुरी, समझदारी और युद्ध कौशल के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। एक दिन ओडिसियस अपने परिवार और अपनी पत्नी को छोड़कर एक भयानक युद्ध लड़ने के लिए निकल पड़ता है। यह युद्ध कई सालों तक चलता रहता है। आखिरकार ओडिसियस अपने दुश्मनों को हराकर एक बड़ी जीत हासिल कर लेता है। लेकिन असली मुश्किलें युद्ध खत्म होने के बाद शुरू होती हैं। जब ओडिसियस और उसके सैनिक अपने राज्य इथाका वापस लौटने के लिए निकलते हैं, तभी समुद्र में एक भयंकर तूफान आ जाता है। इस तूफान की वजह से उनके जहाज तबाह होने लगते हैं और धीरे धीरे कई सैनिक मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओडिसियस खुद कई सालों तक अलग अलग द्वीपों पर भटकता रहता है। समय बीतता जाता है और उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि उसे यहां भटकते हुए 10 साल गुजर चुके हैं। धीरे धीरे उसकी याददाश्त भी कमजोर होने लगती है। वह अपने पुराने जीवन की कई बातें भूल चुका होता है। अब कहानी दूसरी तरफ इथाका राज्य में जाती है, जहां हालात पूरी तरह बदल चुके थे। पूरे राज्य में यह खबर फैल चुकी थी कि ओडिसियस अब जिंदा नहीं है। कुछ लोगों का मानना था कि वह युद्ध में मारा गया होगा। वहीं कुछ लोग कहते थे कि युद्ध जीतने के बाद समुद्र के भयानक तूफान में उसकी मौत हो गई होगी। उस समय रहस्यमयी शक्तियों और राक्षसों की कहानियां भी बहुत प्रचलित थीं। इसीलिए कुछ लोगों का यह भी मानना था कि शायद किसी राक्षस ने उसे खत्म कर दिया होगा। पूरे इथाका राज्य में बस इसी बात की चर्चा होती रहती थी। लोग एक जगह इकट्ठा होकर ओडिसियस की मौत को लेकर अलग अलग बातें करते थे। लेकिन इन सब के बीच एक आदमी ऐसा भी था जिसे पूरा विश्वास था कि ओडिसियस अभी भी जिंदा है। वह रोज सभा में खड़े होकर ओडिसियस की बहादुरी और उसके कारनामों की कहानियां सुनाया करता था। वहीं हम देखते हैं कि ओडिसियस का एक बेटा भी था जिसका नाम टेलीमेकस था। उसकी पत्नी पेनेलोप भी अभी तक ओडिसियस का इंतजार कर रही थी। लेकिन 10 सालों तक कोई खबर ना मिलने के कारण उसके दिल में भी यह डर बैठ चुका था कि शायद ओडिसियस अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह आदमी जो रोज सभा में ओडिसियस की कहानियां सुनाता था, उसे पेनेलोप रोक देती है। वहीं दूसरी तरफ टेलीमेकस का मानना था कि उसके पिता अभी भी जिंदा हैं और वह उन्हें जरूर ढूंढ निकालेगा। ओडिसियस की पत्नी अकेले ही पूरे राज्य की जिम्मेदारी संभाल रही थी। लेकिन राज्य में कुछ लालची लोग ऐसे भी थे जो इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। वे सभी पेनेलोप से शादी करना चाहते थे और इथाका की गद्दी पर कब्जा करना चाहते थे। उनका कहना था कि अब ओडिसियस के वापस आने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है, इसीलिए राज्य को एक नया राजा चुन लेना चाहिए। धीरे धीरे कई लोग राज्य को हथियाने के लिए साजिशें बनाने लगते हैं। वहीं टेलीमेकस भी अपनी जिम्मेदारी समझ चुका था, लेकिन लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। वे उसे ताने देते थे कि जब वह अपने पिता का पता नहीं लगा सकता तो वह एक राजा कैसे बन सकता है। इन बातों से परेशान होकर टेलीमेक्स अपने पिता के पुराने मित्र के पास जाता है। वह अब लगभग अपनी देखने की शक्ति खो चुका था। टेलीमेक्स उससे कहता है कि वह भी अपने पिता की तरह एक महान योद्धा बनना चाहता है, इसीलिए उसे तलवार चलाना सिखाया जाए। ओडिसियस का दोस्त पूरी तरह देख नहीं सकता था, इसीलिए वह आवाज, चाल और हथियारों की हरकतों को महसूस करके टेलीमेक्स को प्रशिक्षण देना शुरू करता है। साथ ही वह उसे कई बार ओडिसियस के पुराने किस्से भी सुनाता है। उस दोस्त के पास एक बूढ़ा कुत्ता भी था। वह बताता है कि यह वही कुत्ता है जिसे ओडिसियस कभी अपने साथ लेकर आया था और तब से यह लगातार उसी का इंतजार कर रहा है। ओडिसियस का दोस्त टेलीमेकस से कहता है कि सिर्फ तलवार चलाना सीख लेने से कोई अपने पिता जैसा महान नहीं बन जाता। यह बात टेलीमेकस के दिल में गहराई तक उतर जाती है। जब टेलीमेकस वहां से वापस आता है तो वह तुरंत अपनी मां के पास जाता है और उससे पूछता है कि अगर उसे उसके पिता के बारे में कुछ भी पता है तो वह उसे बता दे। वह कहता है कि वह अपने पिता को ढूंढने जरूर जाएगा। बेटे की बेचैनी देखकर उसकी मां उसे एक ऐसी बात बताना शुरू करती है जो पिछले 10 सालों से उसके दिल में छिपी हुई थी। पेनेलोप टेलीमेकस को बताती है कि करीब 10 साल पहले जब ओडिसियस युद्ध के लिए जाने वाला था, तब उसने उससे अकेले में एक बात कही थी। ओडिसियस ने कहा था, इस युद्ध का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है मैं वापस ना आ पाऊं और हो सकता है कि मैं जीतकर लौट आऊं, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मेरा इंतजार मत करना। तुम्हें इस राज्य की पूरी जिम्मेदारी संभालनी होगी, क्योंकि हमारे दुश्मन कभी भी इथाका पर हमला कर सकते हैं। यह बात सुनकर टेलीमेकस और ज्यादा भावुक हो जाता है। इसके बाद उसकी मां उसे एक धनुष देती है और कहती है कि वह इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाए।
टेलीमैक्स कई बार कोशिश करता है, लेकिन वह धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल नहीं हो पाता। इसके बाद कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि ओडिसियस इसी धनुष पर बड़ी आसानी से प्रत्यंचा चढ़ा लिया करता था। यह देखकर पेनेलोप समझ जाती है कि अभी उसका बेटा राज्य संभालने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, लेकिन टेलीमैक्स हार नहीं मानता। वह अपनी मां से कहता है कि वह एक महान सम्राट के पास जाएगा और अपने पिता ओडिसियस के बारे में जानकारी हासिल करेगा। पेनेलोप उसे वहां जाने से मना करती है। तब टेलीमेकस गुस्से में कहता है कि शायद उसकी मां इसीलिए उसे जाने से रोक रही है क्योंकि वह खुद राजगद्दी नहीं छोड़ना चाहती। यह सुनकर पेनेलोप उसे डांटती है और कहती है कि वह बेकार की बातें ना करे, लेकिन टेलीमेकस किसी की बात नहीं मानता और तुरंत एक नाव लेकर उस सम्राट से मिलने के लिए निकल जाता है। अब कहानी वापस ओडिसियस की तरफ जाती है। पहली बार हम ओडिसियस को देखते हैं, जहां वह एक सुनसान रेतीले इलाके में अकेला खड़ा हुआ है। उसके साथ एक रहस्यमयी लड़की भी मौजूद है। ओडिसियस को बार बार अजीब अजीब दृश्य दिखाई देते हैं। वह लड़की उसे लगातार कहती है कि उसे अपना अतीत याद करना चाहिए। ओडिसियस पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं आता। तभी वहां एक और रहस्यमयी महिला आती है। काफी कोशिश करने के बाद ओडिसियस को धीरे धीरे कुछ बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसके सैनिकों ने लगातार 10 सालों तक युद्ध किया था। आखिरकार सामने वाले राज्य का राजा ओडिसियस के सामने हार मान लेता है और उसके बाद युद्ध खत्म हो जाता है। लेकिन असली परेशानी उसके बाद शुरू हुई। जब ओडिसियस अपने जहाजों के साथ इथाका वापस लौटने लगा, तब उसके सामने एक बड़ी चुनौती आ गई। उसके पास लगभग 3 जहाज थे। उनमें से एक जहाज उसका भरोसेमंद साथी संभाल रहा था। रास्ते में उन्हें एक रहस्यमयी द्वीप दिखाई देता है। वे लोग वहां खाना और पानी ढूंढने के लिए रुक जाते हैं। द्वीप पर उन्हें एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई देती है। खाने की तलाश में कुछ सैनिक उस गुफा के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहां उनका सामना एक विशाल राक्षस से होता है। वह राक्षस उन सभी सैनिकों पर हमला कर देता है। वह एक एक करके सैनिकों को पकड़कर खाने लगता है। जब उसकी भूख मिट जाती है तो वह वहीं आराम से सो जाता है। ये सब देखकर ओडिसियस और उसके साथी उसे मारना चाहते हैं, लेकिन ओडिसियस उन्हें रोक देता है। वह कहता है कि अगर उन्होंने अभी उसे मार दिया तो वे इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन समस्या यह थी कि उस राक्षस ने गुफा का रास्ता एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया था। अब सभी सैनिक अंदर फंस चुके थे। धीरे धीरे वह राक्षस और भी सैनिकों को खाने लगता है। अपने साथियों को मरता देख ओडिसियस भी मजबूर हो जाता है। वह एक योजना बनाता है और मौका मिलते ही अपनी तलवार और हथियार से उस राक्षस की आंख पर वार कर देता है। राक्षस दर्द से चीखने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर ओडिसियस और उसके बचे हुए सैनिक वहां से निकल जाते हैं और समुद्र के रास्ते भागने लगते हैं। लेकिन वह राक्षस लगातार उनका पीछा करता रहता है। काफी दूर तक पीछा करने के बाद आखिरकार वह थक जाता है और उनका पीछा छोड़ देता है। अब कहानी वापस वर्तमान समय में आती है। टेलीमेकस उस महान सम्राट के पास पहुंच चुका होता है, जिससे वह अपने पिता ओडिसियस के बारे में जानकारी लेने आया था। वह सम्राट उसे एक पुरानी कहानी सुनाता है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में भी देखा था। वह बताता है कि किस तरह उन्होंने समुद्र के अंदर छिपकर अपनी जान बचाई थी। दरअसल शुरुआत में हमने एक लकड़ी के घोड़े को समुद्र में तैरते हुए देखा था। असल में वह कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उसके अंदर कई सैनिक छिपे हुए थे। जब दुश्मन राज्य के लोग उस घोड़े को अपने राज्य के अंदर ले गए, तब रात के समय वह सभी सैनिक घोड़े के अंदर से बाहर निकले और अचानक हमला कर दिया। इस चाल की वजह से उन्होंने दुश्मनों को हरा दिया था। इसके बाद कहानी फिर से ओडिसियस के पास जाती है। वह रहस्यमयी लड़की एक बार फिर ओडिसियस को उसका अतीत याद करने के लिए कहती है। इस बार ओडिसियस को कुछ और बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि जब वह उस विशाल राक्षस से बचकर वहां से निकले थे, तो वे लोग एक दूसरे द्वीप पर पहुंचे थे। वे लोग वहां खाना और आराम करने के लिए रुके थे, लेकिन उस द्वीप पर भी खतरा उनका इंतजार कर रहा था। वहां कई ऐसे राक्षस थे जो इंसानों की तरह दिखाई देते थे, लेकिन उनका शरीर बहुत विशाल था। उन्हें देखकर ओडिसियस की सेना वहां से वापस जाने लगती है, लेकिन इस दौरान उसके कई सैनिक मारे जाते हैं। काफी मुश्किलों के बाद ओडिसियस और उसके बचे हुए साथी वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद वे एक और द्वीप पर पहुंचते हैं। इस बार भी उनका मकसद सिर्फ खाना और पानी ढूंढना होता है। ओडिसियस समुद्र किनारे ही रुक जाता है, जबकि उसके साथी अंदर की तरफ तलाश करने चले जाते हैं। अंदर जाकर सैनिकों को एक अजीब बात दिखाई देती है।
वहां मौजूद सभी जानवर बिल्कुल शांत थे। उन्हें वहां एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। घर के अंदर बहुत सारा खाना रखा हुआ था। उसी घर में एक महिला भी रहती थी। सैनिकों को देखकर वह महिला डर जाती है, लेकिन सैनिक उसे बताते हैं कि वे उसे कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, उन्हें सिर्फ खाने के लिए कुछ चाहिए। इसके बाद वह महिला उन्हें घर के अंदर ले जाती है और स्वादिष्ट खाना खिलाती है। लेकिन जैसे ही सैनिक खाना खाते हैं, वह महिला कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। उसके मंत्रों का असर होते ही सभी सैनिक धीरे धीरे जानवरों में बदलने लगते हैं। कुछ ही समय में वे सभी सुअर बन जाते हैं। तभी हमें समझ आता है कि रास्ते में जो जानवर इतने शांत दिखाई दे रहे थे, वह असल में इंसान थे। उस महिला ने अपने जादू से उन सभी को जानवरों में बदल दिया था। वह इसी तरह लोगों को जानवर बनाकर अपने पास रखती थी। जब काफी देर तक ओडिसियस के साथी वापस नहीं आते, तो वह खुद उनकी तलाश में निकल पड़ता है। वह उसी घर के अंदर पहुंचता है। वहां मौजूद महिला उसे भी खाना खिलाने की कोशिश करती है। ओडिसियस खाना खाने लगता है, लेकिन तभी वहां मौजूद एक सुअर जोर जोर से आवाज करने लगता है। वह सुअर असल में वही सैनिक था जिसे उस महिला ने जादू से बदल दिया था। यह देखकर ओडिसियस को शक हो जाता है। वह ध्यान से उस महिला को देखने लगता है और उसे महसूस होता है कि वह कोई मंत्र पढ़ रही है। ओडिसियस तुरंत अपनी तलवार निकालता है और उसके गले पर रख देता है। वह उससे पूछता है कि उसके सैनिकों को उसने क्या कर दिया और वे इथाका वापस कैसे जा सकते हैं। ओडिसियस कहता है कि वे लोग सालों से इसी रास्ते में भटक रहे हैं। तब वह महिला उसे बताती है कि अगर वह अपने राज्य वापस जाना चाहता है, तो उसे एक खास जगह जाना होगा। वहां जाकर उसे कुछ बलि देनी होगी, तभी उसके पाप खत्म होंगे और उसे आगे जाने का रास्ता मिलेगा। ओडिसियस उसकी बात मान लेता है। वह महिला उन सभी सैनिकों को भी वापस इंसान बना देती है, जिन्हें उसने जानवरों में बदल दिया था। इसके बाद ओडिसियस अपने साथियों के साथ उस जगह की तरफ निकल पड़ता है। ओडिसियस और उसके साथी उस जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें कई रहस्यमयी चीजों का सामना करना पड़ता है। वहां ओडिसियस की मुलाकात एक ऐसे सम्राट की आत्मा से होती है जिसे वह पहले से जानता था। ओडिसियस उससे पूछता है कि उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई। तब वह आत्मा उसे अपनी कहानी बताती है और साथ ही चेतावनी भी देती है। वह कहती है कि जब ओडिसियस अपने घर इथाका वापस जाए, तो उसे बहुत सावधानी से कदम उठाने होंगे। उसे पहले अपने राज्य के हालात के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी होगी, वरना उसका हाल भी दूसरों जैसा हो सकता है। इसके बाद वह अपनी कहानी बताती है। वह बताती है कि जब वह अपने राज्य वापस लौटा, तो उसकी अपनी पत्नी ने ही उसे मार दिया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि युद्ध जीतने के लिए उसने अपने ही बेटे की बलि दे दी थी। उसकी पत्नी उसके इस फैसले को कभी माफ नहीं कर पाई और इसी वजह से उसने बदला लिया। इसके बाद वहां मौजूद एक और व्यक्ति ओडिसियस को बताता है कि उसे अब पूर्व दिशा की तरफ जाना होगा। वहां उसे एक ऐसा द्वीप मिलेगा जहां एक बहुत बड़ा साया उसका इंतजार कर रहा होगा। वह साया उसे खत्म करने की कोशिश करेगा और वहीं उसकी परीक्षा ली जाएगी। अगर वह उस परीक्षा को पार कर लेता है, तो उसे वहां से निकलने का रास्ता आसानी से मिल जाएगा। लेकिन साथ ही वह उसे एक डरावनी भविष्यवाणी भी बताता है। वह कहता है कि इस सफर में उसके सारे सैनिक मारे जाएंगे और अंत में केवल ओडिसियस ही जिंदा बचेगा। यह सुनकर ओडिसियस काफी चिंतित हो जाता है। जब वह वहां से वापस जाने लगता है, तो जिन सैनिकों की मौत हो चुकी थी, उनकी आत्माएं उसके पीछे आने लगती हैं। ओडिसियस अपने बचे हुए साथियों के साथ वहां से जल्दी निकल जाता है। अब कहानी फिर से वर्तमान समय में आती है। इथाका राज्य में ओडिसियस की पत्नी पेनेलोप के पास एक आदमी आता है। वह उससे शादी करने की बात करता है और कहता है कि अब उसे राज्य की कमान अपने हाथ में लेने के लिए एक नए राजा की जरूरत है। लेकिन पेनेलोप उसे कोई जवाब नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ टेलीमेकस उस सम्राट से मिल चुका था। सम्राट उसे सलाह देता है कि उसे वापस अपने राज्य जाना चाहिए और अपनी मां की देखभाल करनी चाहिए। टेलीमेकस उसकी बात मान लेता है और इथाका वापस लौट आता है। इसके बाद कहानी फिर ओडिसियस के पास जाती है। ओडिसियस अब एक छोटी सी नाव बना रहा होता है। तभी वह रहस्यमयी महिला दोबारा उससे उसके अतीत के बारे में पूछती है। ओडिसियस आगे की कहानी बताना शुरू करता है। वह बताता है कि जब वह अपने सैनिकों के साथ उस द्वीप की तरफ जा रहा था, तब कई आत्माओं ने उसे चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि तुम और तुम्हारे साथी इस समुद्र को पार नहीं कर पाओगे। लेकिन ओडिसियस को पूरा विश्वास था कि वह अपने लोगों के साथ वापस अपने घर जरूर पहुंचेगा। काफी समय तक उनका सफर चलता रहता है। रास्ते में वे एक द्वीप पर रुकते हैं ताकि खाना खा सकें,
लेकिन ओडिसियस खाना नहीं खाता, क्योंकि उसका एक ही मकसद था, किसी भी तरह अपने घर इथाका वापस पहुंचना। रात होते ही वे फिर से समुद्र की यात्रा शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार उनकी किस्मत खराब होती है। उनका जहाज एक भयानक तूफान में फंस जाता है। लहरें इतनी तेज होती हैं कि उनका जहाज टूटने लगता है। इसके बाद ओडिसियस को कुछ भी याद नहीं रहता। तभी वह रहस्यमयी महिला उसे बताती है कि वह उसे घायल हालत में समुद्र किनारे मिला था। वह उसे अपने घर लेकर आई, उसका इलाज किया और उसकी देखभाल की। इसके बाद वह महिला ओडिसियस को एक लॉकेट देती है। जैसे ही ओडिसियस उस लॉकेट को देखता है, उसके दिमाग में कई पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसका एक बेटा है, उसकी एक पत्नी है और शायद आज भी उसका परिवार उसकी राह देख रहा होगा। यह सब याद करके ओडिसियस भावुक हो जाता है। ओडिसियस को अपनी पुरानी जिंदगी की सारी बातें याद आने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि इतने सालों से वह अपने परिवार से दूर है और शायद उसकी पत्नी और बेटा आज भी उसका इंतजार कर रहे होंगे। वह काफी भावुक हो जाता है। वहीं वह रहस्यमयी महिला उसे सलाह देती है कि अब उसे यहां से वापस अपने राज्य इथाका लौट जाना चाहिए। वह कहती है कि उसे अपने परिवार के पास जाना होगा और अपने राज्य को फिर से संभालना होगा। ओडिसियस उसकी बात मान लेता है। वह एक छोटी सी नाव बनाता है और उस जगह से निकलने की तैयारी करता है। जाते समय वह उस महिला से माफी मांगता है और अपनी यात्रा शुरू कर देता है। वह अपनी छोटी सी नाव में लेट जाता है और थकान की वजह से बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह खुद को इथाका के समुद्र किनारे पाता है। कई सालों बाद आखिरकार ओडिसियस अपने घर वापस पहुंच चुका था, लेकिन वह तुरंत अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताता। वह एक भिखारी का रूप बना लेता है ताकि वह पहले यह पता लगा सके कि उसके राज्य में अब क्या चल रहा है। इसी रूप में वह अपने महल की तरफ वापस जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने बेटे टेलीमेकस से होती है, लेकिन ओडिसियस उसे भी अपनी असली पहचान नहीं बताता। वह उससे कहता है कि वह ओडिसियस का एक पुराना दोस्त है और उसके साथ युद्ध में रहा करता था। ओडिसियस टेलीमेकस से कहता है कि उसे अपनी मां के पास जाकर राज्य के हालात के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। उसे पता लगाना होगा कि कौन लोग ओडिसियस की वापसी से खुश हैं और कौन लोग उसके खिलाफ हैं। साथ ही वह उसे एक योजना भी बताता है। वह कहता है कि अपनी मां से कहना कि अगर वह शादी करना चाहती है तो सभी उम्मीदवारों के बीच एक प्रतियोगिता रखी जाए। जो सबसे बहादुर और योग्य होगा उसी से शादी की जाएगी और वही राज्य का राजा बनेगा। असल में ओडिसियस और टेलीमेकस का मकसद था कि जो लोग राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं वे आपस में ही मुकाबला करें। तभी टेलीमेकस एक अजीब बात नोटिस करता है। ओडिसियस का बूढ़ा कुत्ता, जो इतने सालों से अपने मालिक का इंतजार कर रहा था, उस भिखारी को देखते ही अपनी पूंछ हिलाने लगता है। यह देखकर टेलीमेकस के मन में शक पैदा होने लगता है कि शायद यह कोई साधारण आदमी नहीं है। कुछ समय बाद टेलीमेकस अपने घर पहुंच जाता है। वह अपनी मां पेनेलोप से कहता है कि अब उसे किसी एक व्यक्ति से शादी करके राज्य को आगे बढ़ाना चाहिए। फिर वह अपनी मां को वही योजना बताता है। वह कहता है कि सभी दावेदारों से कहा जाए कि वे आपस में मुकाबला करें। जो सबसे ताकतवर और बहादुर साबित होगा, पेनेलोप उसी से शादी करेगी। दरअसल टेलीमेकस चाहता था कि उसके पिता के दुश्मन आपस में लड़ें और कमजोर हो जाएं, जिससे राज्य का खतरा कम हो जाए। वहीं दूसरी तरफ ओडिसियस अभी भी भिखारी के रूप में महल में पहुंच जाता है। वहां मौजूद कई लोग उसे देखकर पहचानने लगते हैं, लेकिन ओडिसियस उन्हें चुप रहने का इशारा करता है। इसके बाद वह अपनी पत्नी पेनेलोप से मिलता है। वह उसे बताता है कि इतने सालों तक वह उसे याद करता रहा और कभी अपने परिवार को नहीं भूला। इसी दौरान हमें पता चलता है कि देवी एथेना भी हमेशा ओडिसियस पर नजर रख रही थी। दरअसल जब लकड़ी के घोड़े वाली योजना बनाई गई थी और उसे दुश्मन राज्य में ले जाया गया था, तब ओडिसियस भी उसमें छिपा हुआ था। वह रात में घोड़े से बाहर निकला और कई लोगों को मार दिया। इस दौरान एक छोटी बच्ची भी उसके सामने आई जिसे उसने मार दिया। यह सब एथेना देवी की मूर्ति के सामने हुआ था।
इसी वजह से ओडिसियस को श्राप मिला था और इतने सालों तक उसे भटकना पड़ा। लेकिन अब उसका श्राप खत्म हो चुका था, क्योंकि उसने अपनी सारी गलतियों का सामना कर लिया था और अपनी परीक्षा पूरी कर ली थी। अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचती है। इथाका राज्य में पेनेलोप सभी लोगों के सामने एक घोषणा करती है। वह कहती है कि वह अब शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन शादी उसी व्यक्ति से करेगी जो एक खास परीक्षा को पूरा कर पाएगा। वह वही धनुष लेकर आती है जो कभी ओडिसियस का हुआ करता था। पेनेलोप कहती है कि जो भी इस धनुष पर आसानी से प्रत्यंचा चढ़ा देगा और सही निशाना लगाएगा, वही उसका पति बनेगा और इथाका का नया राजा बनेगा। एक एक करके सभी लोग कोशिश करना शुरू करते हैं, लेकिन कोई भी उस धनुष को खींच नहीं पाता। कई लोग पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना उनके लिए नामुमकिन साबित होता है। तभी वहां मौजूद एक आदमी कहता है कि यह परीक्षा पूरी करना संभव नहीं है। उसका कहना होता है कि पेनेलोप को अब किसी एक व्यक्ति को खुद चुन लेना चाहिए। लेकिन तभी वहां खड़ा भिखारी आगे आता है। वह कहता है कि वह भी इस धनुष को आजमाना चाहता है। सभी लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि एक साधारण भिखारी आखिर यह काम कैसे कर सकता है। लेकिन जैसे ही वह धनुष उठाता है, सभी हैरान रह जाते हैं। वह बिना किसी परेशानी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देता है। इसके बाद वह निशाना लगाता है और अपने लक्ष्य को बिल्कुल सही तरीके से भेद देता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। यह वही महान योद्धा है जिसका उन्हें वर्षों से इंतजार था। ये भिखारी कोई और नहीं बल्कि खुद ओडिसियस था। इसके बाद वहां एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। जो लोग इतने सालों से ओडिसियस के राज्य पर कब्जा करना चाहते थे, वे उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन ओडिसियस अपने बेटे टेलीमेकस के साथ मिलकर उनका सामना करता है। वह अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल से सभी दुश्मनों को हरा देता है। आखिरकार इथाका के सभी दुश्मन शांत हो जाते हैं और ओडिसियस के सामने सिर झुका देते हैं। कई सालों बाद ओडिसियस फिर से अपने राज्य का राजा बन जाता है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान उसके शरीर पर कई चोटें लग चुकी थीं। उसके शरीर में कई तीर लगे हुए थे। ओडिसियस अपनी पत्नी पेनेलोप की बाहों में गिर जाता है। पेनेलोप उसे देखकर भावुक हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन इलाज के बाद ओडिसियस धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इसके बाद कहानी 8 महीने आगे बढ़ती है। अब हम देखते हैं कि ओडिसियस अपनी पत्नी के साथ उन सभी सैनिकों को सम्मान देने के लिए जाने की तैयारी कर रहा है जिन्होंने इस लंबे सफर में अपनी जान गंवा दी थी। वह जाने से पहले अपने बेटे टेलीमेकस को इथाका का नया राजा बना देता है। टेलीमेकस अब अपने पिता की जिम्मेदारी संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था और इसी के साथ ओडिसियस की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी एक महान योद्धा ओडिसियस की कहानी। यह एक हॉलीवुड फिल्म थी और हम आम तौर पर हॉलीवुड फिल्मों को ज्यादा कवर नहीं करते, लेकिन यह फिल्म अपने आप में एक मास्टरपीस है। इसकी कहानी, किरदार और रोमांच इसे बाकी फिल्मों से अलग बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और आप ऐसी ही हॉलीवुड फिल्मों की कहानी सुनना चाहते हैं, तो हमें अच्छा रिस्पॉन्स जरूर दें। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की कहानियां लेकर आएंगे। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।